नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं और ये प्रश्न कभी मेरे मन में भी रहा करता था कि कुंडली के अंदर बहुत सारे योग हम पढ़ते हैं। शश योग, मालवीय योग, आपका गज केसरी योग। देयर आर लॉट्स ऑफ योगा जो बहुत ज़्यादा आदमी को रिच बनाते हैं, एक राजा के समान ज़िंदगी देने वाला बनाते हैं। मगर वो सारे योग कुंडली में पढ़ते-पढ़ते उम्र निकल जाती है, उन योग के रिज़ल्ट नहीं आते। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस तरह के योग जब कुंडली में होते हैं, तो उसके रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहे, उसको समझना। दूसरा, अगर हम समय रहते समझ लें, तो उन योग के रिज़ल्ट को लेना कैसे है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो आज हम बात जो करने वाले हैं ग्रामर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप इजीली ये चेक कर पाएंगे कि आपका प्लैनेट किसी भी हाउस में अगर प्लेस्ड है तो उसके लिए अगर ये रूल अप्लाई करते हैं तो इस रूल से आपको 90-80% क्लियर ये हो जाएगा कि वो कैसे रिजल्ट देने वाला है। अब उनके रिजल्ट किस तरह से मिलेंगे उसकी बात करेंगे, साथ ही एक या दो कुंडली का फलादेश भी करेंगे जो आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन की है लास्ट वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये किस रूल के बारे में बात कर रहे हैं। 159। अब ये 159 का रूल है तो किस तरह का रूल है, देखिए 159 यानी कि कोई भी प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है उस हाउस से 9th हाउस में बैठे प्लैनेट से अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को लेता है। इसको एग्जांपल के द्वारा समझेंगे, उसके बाद उस एनर्जी को आपका आगे फॉरवर्ड करता है। अब कैसे, सपोज कीजिए दैट फॉर एग्जांपल किसी भी कुंडली के अंदर सूर्य यहाँ पर बैठा है और आपका मेष राशि का बैठा है। सूर्य मेष राशि का एक्सीलेंट पोजीशन, एक्सॉल्टेड है, उच्च की स्थिति में है। अब आप देखते साथ ही क्या फलादेश देंगे, अरे ये सूर्य जो है इसका उच्च का है, ऐसा जातक जीवन के अंदर उच्च पद पर आसीन होगा, आईएएस अधिकारी बनने के योग हैं, ऐसे जातक को सरकारी नौकरी, मान सम्मान, यश, जीवन में सब कुछ मिलेगा। बहुत ही सुंदर कुंडली है, बात सही भी है। मगर ये सूर्य अपने रिजल्ट कब खराब कर देगा, कैसे समझे। जैसे कि आपको रूल बताया कि 195, तो यहां पर इससे 9th हाउस कौन सा है उसको आपको चेक करना होगा। तो अगर हम काउंट करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, 9th, यानी कि 9th हाउस कौन सा हुआ, ये जो हमारा भाग्य भाव है। तो भाग्य भाव में अगर इसका एंटी प्लैनेट जो इसका शत्रु है और खराब पोजीशन में हुआ, दोनों चीजों को समझना। फॉर एग्जांपल यहां पर बैठ गए राहु। अब राहु 9th हाउस के अंदर नॉर्मली खराब रिजल्ट देता है, ऐसा कहा गया है और ये हमने पहले वीडियोस में बताया भी है कि 9th हाउस का राहु जुपिटर को डैमेज करता है। 9th हाउस का राहु काफी ज्यादा खराब फल देने वाला कहा गया है। हालांकि कुछ कंडीशन में 9th हाउस का राहु शुभ परिणाम भी देता है। उसकी हमने जब बात करी थी कि राहु इन ऑल हाउसेस के बारे में, तो वहां पे हर प्लैनेट किसी भी हाउस में शुभ या अशुभ किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो कभी इस बात को पकड़ के मत बैठिएगा कि आपका प्लैनेट अगर बृहस्पति 4 नंबर के राशि में है या 4th हाउस में है, अरे बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसके जो प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो रूल बताए गए हैं पहले वीडियोस में, हर प्लैनेट के अलग अलग हाउसेस के रिलेटेड वीडियो में, तो वहां पे उस चीज को क्लियर किया गया है कि गुड और बैड पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पर नॉर्मली राहु को 9th हाउस में अच्छा नहीं माना गया है। अब ये राहु 9th हाउस में है, खराब पोजीशन में है, तो यहाँ पर ये सूर्य 9th हाउस से गुड या बैड एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आगे देगा। अब राहु क्योंकि ऑलरेडी बैड पोजीशन में है तो उसके पास एनर्जी कैसी है, बैड। अब सूर्य जो यहां पर उच्च की स्थिति में दिखाई दे रहा है वो अब आपको इसके जस्ट अपोजिट रिजल्ट देगा। दूसरा, 5th हाउस में बैठ गए जुपिटर, बृहस्पति, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, कारक भी है, सूर्य का घर भी है, बृहस्पति 5वां, तो बहुत ही अच्छा कहा गया है। मगर जैसे कि रूल की बात कर रहे हैं 195, अब सन ने यहां से बैड एनर्जी ली, उस बैड एनर्जी को आगे फॉरवर्ड किया 5th हाउस में।
तो यहां पर फिफ्थ हाउस भी डैमेज हो गया और लगन भी कमजोर हो गया। अब ऐसे में आप देखेंगे कि पूरी कुंडली का फलादेश पूरी तरह चेंज हो गया। हम सोच रहे थे कि हमारा सिर्फ राहु खराब है, बाकी सूर्य भी अच्छा है, बृहस्पति भी अच्छा है, मगर उस राहु की वजह से सूर्य और बृहस्पति दोनों खराब हो गए। फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों क्या है, ये तो क्या लगन कमजोर हो गया। और फिफ्थ हाउस जो हमारा त्रिकोण भाव है, संतान का है, रोमांस का है, गैम्बलिंग का है, शेयर मार्केट का है, एजुकेशन का है, वो कमजोर हो गया। तो यानी कि जिस चीज से रिलेटेड ये हाउस है उन सब में प्रॉब्लम, और साथ ही आपका लगन भी खराब हो गया। तो यहाँ पर संतान प्राप्ति में बाधा, एजुकेशन में समस्या और अदर जो चीजें फिफ्थ हाउस से देखी जाती है वहां प्रॉब्लम देखने को डेफिनेटली मिलेगी। ऐसे जातक के चाइल्ड बर्थ के बाद उसकी लाइफ में उल्टा समस्या आएगी। नॉर्मली ऐसे जातक के चाइल्ड बर्थ के बाद जीवन में ग्रोथ आती है, मगर फिफ्थ हाउस के अंदर प्लैनेट खराब हो गया तो चाइल्ड बर्थ के बाद जातक के जीवन में समस्या आती है। इसी तरह इस रूल को कैसे चेक करेंगे अलग अलग हाउस से। अब अगर सेकंड हाउस के अंदर कोई प्लैनेट आपका बैठा है तो आपको उससे नाइन्थ हाउस को चेक करना होगा। इससे नाइन्थ हाउस कौन सा हुआ आपका, टेंथ हाउस। अगर यहां से काउंटिंग करेंगे तो पहले से 9 ये हुआ, सेकंड से टेंथ हाउस हुआ। तो टेंथ हाउस के अंदर एग्जांपल लेते हैं, यहां बैठ गया मून। मून है आपका 2 नंबर की राशि में, जो कि उच्च की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एक्सोल्टेड है, बहुत ही शुभ। ऐसे जातक के पास जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, पैसा हमेशा आता रहता है। अब मून को जितना स्ट्रॉन्ग कर ले उतना ज्यादा आएगा, कमजोर हुआ तो कहीं ना कहीं पैसे की समस्या अवश्य देगा। अब मून सेकंड हाउस के अंदर एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। आपने कहा मून तो बहुत अच्छा है, मगर टेंथ हाउस को देखना भूल गए। अब टेंथ हाउस के अंदर आपका कोई भी प्लैनेट बैठा है मगर वो खराब पोजीशन में है। इस बात को समझिएगा, प्लैनेट कोई भी बैठा है अगर वो अच्छी पोजीशन में है तो अपनी अच्छी एनर्जी वहां पे देगा, खराब पोजीशन में है तो खराब एनर्जी देगा। यहाँ पे हो सकता है राहु हो सकता है शुक्र हो सकता है सैटर्न हो, मगर वो अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। अब अच्छी पोजीशन को चेक करना वेरी इजी है, वो आपको बता ही रखा है। सपोज कीजिए यहां बैठ गया मार्स। अब मार्स यहां पे बैठ गया, मगर कुंडली के अंदर मार्स बैठ के बहुत सारे रूल हैं। कैसे रूल हैं, सपोज कीजिए यहां पे शनि आ गए, यही चार्ट है, सूर्य यहां पे आ गया, शनि यहां पे आ गया, सूर्य शनि मिल जाएंगे तो यहां पर सूर्य प्लस शनि का कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू बैड मार्स, ये आपको बता ही था। तो ये मार्स जो है अब खराब पोजीशन में आ गया। अब मार्स खराब पोजीशन में आ गया तो यहां पर चंद्रमा बैड मार्स से बैड एनर्जी लेगा और सेकंड हाउस के रिजल्ट को खराब करेगा। तो सेकंड हाउस से रिलेटेड रिजल्ट यानी कि आपका पारिवारिक सुख में कमी। दूसरा, इसकी एनर्जी कहां जाएगी आपका, इससे फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस कौन सा हुआ, 6 9। अब यहां पर अगर कोई प्लैनेट अच्छा भी बैठा हुआ, सपोज कीजिए सूर्य यहां बैठा है या बृहस्पति यहां बैठा है, इसका कोई फ्रेंडली प्लैनेट बैठा है, मगर ये अपनी बैड एनर्जी देके सिक्स्थ हाउस के रिजल्ट को खराब कर देगा। तो यानी कि सिक्स्थ हाउस किसका है, कंपटीशन का, हमारी डेली इनकम का, रोग ऋण शत्रु, ये सारी चीजें सिक्स्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो इन सभी चीजों में कमी आ जाएगी। तो इसी तरह आप हर हाउस के अंदर कोई भी प्लैनेट अगर प्लेस्ड है तो उसके इस रूल को अप्लाई करके उसके रिजल्ट को आप समझ सकते हैं कि किस तरह का रूल देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अपना रिजल्ट तो देगा ही देगा, साथ में दूसरे को भी खराब करेगा। यानी कि 195 का जो ये सिद्धांत है, जो फॉर्मूला है, दैट इज एक्सीलेंट। तो जब आप ये अप्लाई करेंगे तो पूरे के पूरे चार्ट के अंदर समस्या का मूल कारण आपको पता लग जाएगा। अब बात ये समझ में आई कि मूल कारण तो पता लग गया, क्योंकि अगर आपका कोई प्लैनेट थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस से नाइन्थ कौन सा हुआ आपका, 11, फोर्थ में है तो 12, फिफ्थ में है तो फर्स्ट, सिक्स्थ में है तो आपका सेकेंड हाउस, सेवेंथ में है तो आपका 7 8 9 थर्ड हाउस। तो इस तरह आप काउंटिंग करके नाइन्थ हाउस को चेक कर सकते हैं। अब सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको समझ में आ गया कि ये प्लैनेट इसके वजह से खराब हो रहा है तो उसको ठीक कैसे किया जाए। तो यहाँ पर पहले की बात कर लेते हैं कि सूर्य फर्स्ट में था, राहु नाइन्थ की वजह से खराब हो रहा था।
राहु नाइन्थ को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए हमने पहले बात आराम से कर रखी है। तो पहले वीडियोस थे जिसके अंदर राहु के बारे में कंप्लीट, क्योंकि राहु को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें काम करती हैं। तो आप कितने फॉर्मूले अप्लाई करते हैं उसको ठीक करने के लिए, उतना ही अच्छा उसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि 9th हाउस में राहु आ गया तो जिंदगी पर खराब रिजल्ट देगा। अगर आप उसको समय रहते ठीक कर लेते हैं तो ये राहु आपके भाग्य को अचानक हाइट्स पर ले जाएगा, क्योंकि सडन का कारक है, भाग्य भाव में बैठ गया तो भाग्य को गिरा भी देगा और भाग्य को उठा भी देगा, दोनों ही लेवल के काम कर सकता है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि राहु 9th हाउस में आ गया तो खराब रिजल्ट ही देगा। अब राहु 9th हाउस के लिए क्या प्रिकॉशन करनी है, क्या रेमेडीज फॉलो करनी है, वो पहले की वीडियोस में जाके समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को समझना है, तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और चीजों को समझना है कि कौन सा चीज कैसे काम करेगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कीजिए कि किसी का शुक्र बैठा है यहाँ पर आपका 2 नंबर की राशि में या 7 नंबर की राशि में या 12 नंबर की राशि में, जो कि एक मालवीय योग का निर्माण करता है। मालवीय योग इतना सुंदर योग है कि जीवन में राजाओं की तरह जातक को बना देता है, सारे सुख सुविधाएं ऐश्वर्य दिला देता है। मगर बहुत सारे लोग हमेशा ये प्रश्न करते रहते हैं कि मालवीय योग का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। अब मालवीय योग का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। राहु कुंडली में कैसा है, केतु कुंडली में कैसा है, शुक्र किसी और रूल्स के कारण खराब तो नहीं हो रहा। साथ ही आपको शुक्र से 9th हाउस को चेक करना होगा। शुक्र से 9th हाउस कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस के अंदर अगर आपका बैठ गया मरकरी, बुध। बुध क्या है, शुक्र का फ्रेंड है, मगर थर्ड हाउस का बुध नॉर्मली बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। अब यहाँ पर 9th हाउस से जो एनर्जी लेगा शुक्र वो खराब लेगा और आगे कहां थ्रो करेगा, आपका अपने से 5th हाउस में 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर सपोज कीजिए कोई अच्छा प्लैनेट भी बैठा है, शनि है, शनि 11th हाउस एक्सेलेंट, मगर अब तीनों का रिजल्ट यहाँ पर खराब हो जाएगा। यानी कि मरकरी तो ऑलरेडी खराब था ही, शुक्र भी खराब हो गया और साथ ही सैटर्न का रिजल्ट भी खराब हो गया। तो इस तरह से आपने इनके रिजल्ट को एनालाइज करना है। अब दूसरा एग्जांपल ऐसे समझिए कि जैसे अभी आपने बात करी थी कि सूर्य फर्स्ट हाउस में एक्सीलेंट एक्सॉल्टेड, राहु 9th की वजह से सूर्य का रिजल्ट खराब हो गया। इसके अपोजिट हम इसको अगर उल्टा करके देखें, राहु आपका आ गया फर्स्ट हाउस में और सूर्य आपका आ गया 9th हाउस में। अब सूर्य 9th हाउस बहुत ही शुभ माना गया है, भाग्य भाव में सूर्य का बैठना, वो भी बृहस्पति के घर में। बृहस्पति सूर्य आपस में परम मित्र हैं, एक राजा है एक गुरु है, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। मगर अब यहां पर ये सूर्य तो एक्सीलेंट पोजीशन में था, राहु फर्स्ट हाउस नॉर्मली अच्छा नहीं माना जाता। राहु फर्स्ट हाउस नॉर्मली अच्छा नहीं माना जाता, मगर राहु अब जब लगन में बैठता है तो इट्स बिहेव कि आई एम ए किंग जस्ट लाइक ए, क्योंकि जो लगन के अंदर बैठेगा वो उस समय कुंडली का राजा है। तो यहां पर अब राहु सूर्य की चमक लेके, सूर्य की गुड एनर्जी लेकर जातक को एक राजा समान जिंदगी देगा, बहुत ज्यादा रिच बनाएगा, बहुत ज्यादा धन इत्यादि की प्राप्ति कराएगा, बहुत हाइट से ले जाएगा। ऐसा जातक अपनी योग्यता से अधिक जीवन में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। तो बात आपको समझ में आ गई कि प्लेनेट का प्लेसमेंट आपको खराब दिख रहा था। अब सपोज कीजिए हम बात करते हैं कि उच्च का घर है, उच्च का फल क्यों नहीं देता, नीच का घर है, नीच का फल क्यों नहीं देता। वो ये कॉन्सेप्ट जब अप्लाई करते तब बात समझ में आती है। अब किसी का केतु उच्च का बैठा है कुंडली के अंदर 9 नंबर की राशि में, अरे केतु उच्च का हो गया, मगर कुंडली के अंदर चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन बन गया, तब ऐसे में ये केतु आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि चंद्र और शनि इज इक्वल टू बैड केतु। तो आपने देखा केतु तो हमारा उच्च का था, मगर रिजल्ट इसके जस्ट अपोजिट मिले। तो उसका कारण चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन, चंद्र शनि के कॉम्बिनेशन दृष्टि से भी बन सकता है, हाउसेस से भी बन सकता है, दोनों एक साथ हो तब भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ बैठे हो तभी आप इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो इसी तरह कोई भी प्लैनेट उच्च की स्थिति में हो या नीच की स्थिति में हो या किसी भी स्थिति में हो, हमने ये नहीं समझना है कि अरे वो तो शत्रु राशि में है,
खराब रिजल्ट देगा। वो मित्र राशि में है, अच्छे रिजल्ट देगा। वो उच्च का है तो अच्छे रिजल्ट देगा, नीच का है तो खराब रिजल्ट। कुछ नहीं है, उच्च नीच शत्रु और मित्र सब भूल जाओगे। जब ये ग्रामर के रूल एग्जैक्टली अप्लाई करोगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आपको अभी जो मैं एग्जांपल देता हूं किसी कुंडली को कैसे देखना है, तो उसके अंदर हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से देने की कोशिश करते हैं, मगर आगे अभी ग्रामर के एक दो रूल मैं आपको और मोस्ट इंपॉर्टेंट कराऊंगा। उन रूल्स को करने के बाद जब हमारे सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब सारे रूल कंप्लीट हो जाएंगे तो एक वीडियो लेंगे जिसके अंदर हो सकता है वो शायद 1 घंटे का वीडियो बने, मगर उसमें पूरे चार्ट को कंप्लीटली जितने भी ग्रामर के रूल हैं एक एक करके सबको अप्लाई करेंगे, एक एक करके सबको अप्लाई करेंगे। और तब आप समझेंगे कि प्रिडिक्शन एग्जैक्टली दी किस तरह से जाती है, कितनी डिटेल में जाके आप दे सकते हैं और किस लेवल की दे सकते हैं। इस बात से होगा क्या, आपको एस्ट्रोलॉजी की गहराई समझ में आएगी, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। मेरा मानना यह है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर व्यक्ति को इस विषय की जानकारी कम या ज़्यादा अवश्य होनी चाहिए, ताकि समय पड़ने पर उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मैं अगर किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं भी हूँ मगर किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट उसको सही जो नॉलेज है भी या नहीं। क्योंकि आज के समय में हमें ये नहीं पता होता कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आजकल रेमेडीज के नाम पे तो बहुत ज़्यादा लूटपाट मची हुई है, तो आप सभी को पता है। तो इसलिए इन चीज़ों को, ग्रामर के रूल्स को आप प्रॉपर नोट कीजिए, उनको समझिए। और जब आपको मैंने कहा है कि कुछ चार्ट अपने पास हमेशा रखिए, 20-25 चार्ट या 10-5 चार्ट तो कम से कम ऐसे होने चाहिए जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी हो, ताकि जब आप रूल अप्लाई करें और आपको कैलकुलेशन समझ में आए कि इसके साथ ये समस्या रही होगी या ये घटना घटी होगी, तो आप उसको समझ सकें। तो इसी तरह हमने इस रूल को अप्लाई करना है। अब एक चार्ट ले लेते हैं और उस चार्ट को समझते हैं कि इसको कैसे हमने फलादेश करना है या उनके क्या प्रश्न है, उसका आंसर कैसे देना है। चार्ट लेने का पर्पज़ ये है कि आप रूल्स को कैसे अप्लाई करना है उसका एक आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जैसे इसकी बात करी है आप भूल जाएंगे, मगर जब लगातार आपके सामने चार्ट आते रहेंगे, आप देखते रहेंगे कि अच्छा इसको ऐसे मिलाना है, दृष्टि को ऐसे अप्लाई करना है, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन, तो वो चीज़ें बार बार देखने से ही आपके माइंड में इतनी सेट हो जाएंगी कि कुछ टाइम बाद आप खुद ही कुंडली का फलादेश करना शुरू कर दोगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर एक चार्ट लिया है विक्रांत जी का चार्ट है। इनकी डिटेल है 1 मई सन 1998, 3:35 दोपहर के, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश। ये इनका लगन चार्ट है और ये इनका वर्षफल है। वर्षफल यहाँ पर हमने 2024-25 का लिया है, क्योंकि 1 मई यानी कि इनका जन्मदिन आने वाला है, तो इनको नेक्स्ट ईयर के लिए क्या रेमेडीज देनी है, तो हमने 24-25 का चार्ट लिया है। अब सबसे पहले लगन चार्ट के अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कौन से चीज़ें इनको लाइफ में परेशान रखेंगी, कैरियर कैसा रहेगा और मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर कन्या लगन की कुंडली है, केतु और बृहस्पति 6th हाउस में है, शुक्र बुध आपके 7th हाउस में, मंगल सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में, चंद्रमा 10th हाउस, राहु 12th हाउस। अब यहाँ पर ऐसे जातक केतु और बृहस्पति 6th हाउस में हैं, थोड़ा सा स्पष्टवादी होते हैं। कोई बात इनको दाएं बाएं की लग जाए तो स्पष्ट तौर पर सामने वाले को बोल देते हैं। ऐसे जातक को नॉर्मली बार बार चेंज इन कैरियर, यानी कि कैरियर इनके लाइफ में बदलाव, यानी कि ऐसे जातक एक काम को करते हैं, कुछ टाइम बाद इनका मन उस काम में लगेगा नहीं, कुछ और बेटर। क्योंकि नॉर्मली ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा मेहनत करके करने की आदत नहीं होती, ये थोड़ा सा चाहते कि चीज़ें इजी वे में इनको मिल जाए। ऐसे जातक की एक बार जीवन में किसी न किसी कारण बदनामगी अवश्य होती है, पब्लिक की बदनामगी अवश्य होती है। ऐसे जातक की फैमिली में किसी तरह किसी को हार्ट अटैक डेफिनेटली आता है, मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो फादर, ग्रैंडफादर या घर के किसी बुजुर्ग को। दूसरा, ऐसे जातक की मदर की भी कोई ना कोई सर्जरी आई रिलेटेड या पैरों से रिलेटेड
कोई ना कोई सर्जरी होती अवश्य है। तीसरा, ऐसे जातक की अगर बात करें तो इनको रात की नींद डिस्टर्ब रहती है, राहु क्योंकि 12th हाउस में है, स्लीप डिसऑर्डर करता है। चौथा, शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन बना हुआ है 7th हाउस में, शादी के बाद जातक का भाग्योदय अवश्य होगा। ऐसे जातक थोड़ा सा ज्यादा सुंदर कन्याओं के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहते हैं और इनकी ये भी रहती है कि ज़रा सुंदरी आनी चाहिए। ऐसे जातक के मल्टीपल रिलेशनशिप कई बार देखने को मिल जाते हैं जो कि जीवन में परेशानी का कारण बनते हैं, क्योंकि सूर्य प्लस बुध इज इक्वल टू सन, सन भी 7th हाउस के रिजल्ट देगा। तो कैरियर के लिए चार्ट ठीक है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशनशिप चैलेंजेस देखने को अवश्य मिलेंगे। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन 12 नंबर के साइन में है। ऐसे जातक थोड़ा स्वभाव से गुस्से वाले, जिद्दी, अच्छी या बुरी बात कोई इनके दिमाग में बैठ जाए तो अपने डिसीजन पर टिके रहते हैं, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जीवन में रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण ये जीवन में बड़े बड़े नुकसान उठाते हैं और ये इनके साथ हमेशा चलता है। तो इनको हमेशा यही बात चाहिए कि ये किसी से एडवाइस लेके कोई कार्य करें, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही रहती है कि किसी से एडवाइस लेना पसंद नहीं करते, जो दिमाग में है तो बस मैंने जो सोच लिया दैट इज ओके। ऐसे जातक का रिश्ता किसी जान पहचान के माध्यम से ही होता है। ऐसे जातक की आफ्टर मैरिज पत्नी या खुद के दोनों में से किसी एक के कोई ना कोई हेल्थ इश्यू भी देखने को मिलेंगे। चौथा, ऐसे जातक मंगल, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन भी 8th हाउस में है। तो यहाँ पर ऐसे जातक जब सूर्य और मंगल दोनों एग्रेशन वाले ग्रह एक साथ मिल जाते हैं, उस कुंडली में मून वीक हो जाता है, एग्रेशन गुस्सा बढ़ जाता है बहुत। तो जिद्दी स्वभाव, एग्रेशन, गुस्सा, ये सारी समस्या ऐसे जातक के साथ देखने को मिलेंगी। ऐसे जातक मून वीक हो गया तो थोड़ा सा पैसे की समस्या भी रहती है, मगर फिर भी अगर पूरे चार्ट की बात करें तो ऐसे जातक के कैरियर को लेके इतने ज़्यादा इशू नहीं आएंगे। मगर मेरा मानना यह है कि इसी चार्ट के हम पॉजिटिव रिजल्ट कैसे लें, क्योंकि बृहस्पति छठे घर में है। छठे घर का बृहस्पति अगर अच्छा हो तो सोने की थाली में खाना परोसे, एक्सीलेंट। खराब हो तो बृहस्पति क्या है, इज्जत और शोहरत। तो हमारी जो इज्जत है समाज में बृहस्पति है। बृहस्पति छठा घर, प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, क्या कराता है, बदनामी कराता है। राहु 12th हाउस या 11th हाउस में हो या 6th हाउस में हो या 9th हाउस में हो या 2nd हाउस में हो या 5th हाउस में हो, बृहस्पति को खराब कर देता है कुंडली में। तो राहु 12th हाउस में है। दूसरा, केतु 6th हाउस से, बृहस्पति 6th हाउस से 12th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं। तो केतु प्लस राहु का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बना, राहु प्लस केतु इज इक्वल टू विनस। विनस 12th हाउस के रिजल्ट भी मिलेंगे। विनस 12 नंबर के साइन में भी है। अब आप देख रहे होंगे कि अरे अभी ये टॉपिक हमारा यही था कि शुक्र उच्च का है, तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि शुक्र तो उच्च का है, मगर वो उच्च का शुक्र रिजल्ट क्या देगा, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस रहने वाले हैं। अब कैसे रहेंगे उसका कारण समझिए। 7वां घर का मालिक शुक्र कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग वहां पे शुक्र भी उच्च का बैठ गया, एक्सीलेंट। बुध साथ में, उस घर का कारक फ्रेंड ऑफ विनस, एक्सीलेंट योगा, इट्स अ राय योगा। मगर ऐसे जातक एक चीज और बता दें, ये नौकरी वोकरी करना पसंद नहीं करते, ये लव टू डू बिजनेस, बिजनेस करना ही पसंद करते हैं और जीवन में करते ही बिजनेस ही हैं और व्यापार में सफल भी रहते हैं। ऐसे जातक अब ये शुक्र और बुध आके मिलेंगे, मंगल, सूर्य और शनि। अब जैसे कि हमने आज एक कॉन्सेप्ट की बात करी ग्रामर के कि 159 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, हालांकि इस चार्ट पे तो हो ही नहीं रहा 159 का, क्योंकि सारे के सारे आपका 6 से इधर के आके बैठ गए। मगर नॉर्मली अगर 159 का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो कैसे रिजल्ट चेंज होते हैं। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट ये भी है आपका कंसेक्यूटिव हाउसेस का,
अब ये कंसेक्यूटिव हाउस का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी जो है आने वाले उसमें वीडियो बनाएंगे, और बहुत ही एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा पूरा गेम चेंजर। ये ग्रामर के रूल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपका पूरा प्लान ही चौपट कर देंगे। आप सोच कुछ रहे थे और रिजल्ट कुछ और निकल के आए, और यही कारण है कि अब जीवन भर कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा कौन से ग्रह ठीक है, कौन से खराब है। अब देखिए, नॉर्मली आपको अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को ये चार्ट दिखाएंगे तो वो शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन 7th हाउस में देख के, वो भी उच्च के बैठे हैं, तो कहेंगे कि साहब ये तो बहुत अच्छा है और फलाना होगा, डिंका होगा, ये रहेगा, वो रहेगा। मगर आपने देखा कि आफ्टर मैरिज चैलेंजेस स्टार्ट हो गए, तो उसके पीछे कारण क्या है कि दोनों जाके मिलेंगे 8th हाउस के मंगल, सूर्य और शनि के साथ। तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन क्या क्या बना के चलेंगे? शुक्र का मंगल के साथ कॉम्बिनेशन मान के चले 8th हाउस में, शुक्र का सूर्य के साथ मान के चले, शुक्र का शनि के साथ मान के चलें। अब शुक्र का मंगल के साथ बनेगा मार्स इज एग्रेशन, पहले ही वो सूर्य के साथ बैठा है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा। दूसरा, शुक्र का सूर्य के साथ मिलेगा, सूर्य इज ईगो, तो यानी कि वीनस लाइफ पार्टनर थोड़ा सा इगोस्टिक होगा। शुक्र जाके शनि के साथ मिलेगा, शनि क्या है? दुख का कारक, तो सूर्य और शनि इज इक्वल टू, यानी कि लाइफ पार्टनर से दुखी। लाइफ पार्टनर थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। बुध जाके मंगल के साथ मिलेगा तो बुध मंगल दोनों का फल खराब हो जाता है। बुध जाके सूर्य के साथ मिलेगा, दैट इज ओके। बुध जाके शनि के साथ मिलेगा, दैट इज ओके। तो कहने का मतलब यह है, ऐसे जातक कि समटाइम्स फैमिली में कोई ना कोई पुलिस में, आर्मी में, डॉक्टर के प्रोफेशन में, या मेडिकल के प्रोफेशन में, या आपका किसी ऐसे प्रोफेशन में जहां पर यूनिफॉर्म यूज की जाती हो, देखने को मिल जाता है। अगर कोई रहा हो तो रंजना जी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और दूसरा जो है आपका चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 10th हाउस में है, दैट इज नॉट गुड। आपका सैटर्न का हाउस है, तो चंद्रमा को ठीक रखना होगा। दूसरा, राहु 12th हाउस में है, तो यहाँ पर ये भी खराब रिजल्ट देगा। अब ये तीनों प्लैनेट दृष्टि से जाके 2nd हाउस के राहु के साथ मिल गए। अब इधर तो ये जाके रिजल्ट दे रहे थे बृहस्पति और राहु, बृहस्पति और राहु जाके जब मिलते हैं आपका 12th हाउस में, तो 12th हाउस के अंदर बृहस्पति और राहु दोनों का अपना हाउस है, क्योंकि जब नेचुरल कारक की बात करते हैं तो राहु उस घर का कारक है और जुपिटर ऑनर है, हालांकि दोनों एनिमी हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि एक घर के अंदर दो दुश्मन बैठे हुए हैं। अब दोनों ने किराए पे वो घर ले लिया, ऐसे समझिए एक कमरा किराए पे ले रखा है, दो जनों ने ले रखा है, मगर दोनों की आपस में बनती नहीं। अब राहु जब 12th हाउस में होता है तो जुपिटर को खराब करता है, जुपिटर 12th हाउस में होता है तो राहु को खराब करता है। राहु जब 12th हाउस में होगा तो जुपिटर क्यों खराब करेगा? कि भैया दो फ्रेंड, दो एनिमी थे एक घर में, अब एक चला गया बाहर, दूसरा क्या करेगा? उसके सामान की वो करेगा चेकिंग, ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, यानी कि उसको परेशान करने की कोशिश करेगा। जो बाहर गया है उसके दिमाग में ये टेंशन रहेगी कि वो घर पे है, कुछ ना कुछ मेरे सामान को छेड़खानी करेगा। यही कॉन्सेप्ट दोनों पे अप्लाई होगा। अगर बृहस्पति घर पे है और राहु बाहर है तो राहु खराब, क्योंकि राहु को डिस्टर्ब करेगा। राहु वहां पे है, मगर जब दोनों ही कमरे में हैं तब क्या करेंगे? एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा तू शेर तो मैं सवा शेर, तो एक वो भी साइलेंट वो भी साइलेंट, कि दोनों चुपचाप बैठ जाओ। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये जाके यहाँ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। केतु जाके मिलेगा, विनस क्रिएट होगा, विनस 12th हाउस के रिजल्ट आएंगे, तो इनके शादी जान पहचान के माध्यम से और आफ्टर मैरिज हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी एक के चैलेंजेस। इसी तरह ये जाके तीनों के तीनों यहाँ मिल जाएंगे, तो ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ बिठा लो। आपका मंगल प्लस राहु, सूर्य प्लस राहु, शनि प्लस राहु। शनि प्लस राहु जब मिल जाते हैं तो कुंडली के अंदर सूर्य और बृहस्पति को खराब कर देते हैं। शनि प्लस राहु मिल जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार का भय का वातावरण जातक के मन में पैदा कर देते हैं। इनके मन में एक भय चलता रहता, बना रहता है हमेशा। दूसरा, सूर्य प्लस राहु जाके मिलते हैं तो सूर्य ग्रहण कुंडली बना देते हैं, और यहाँ पर जातक के फादर की लाइफ के अंदर स्ट्रगल अवश्य आते हैं, अवश्य देखने को मिलते हैं जातक के बर्थ के बाद। मंगल प्लस राहु जाके मिलते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह की स्थिति पैदा करते हैं। वैसे भी शनि आपका छठे घर में है। दूसरा, मंगल और सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर मंगल वैसे ही खराब हो जाता है। तो यहाँ पर इसको करना क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए रेमेडीज कैसे की जाती है ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है।
लगन कुंडली के अकॉर्डिंग जो हमें चीजें फॉलो करनी है वो लॉन्ग लाइफ करनी है। इट विल वर्क जस्ट लाइक ए होम्योपैथी मेडिसिन, धीरे धीरे काम करेगी मगर बीमारी को जड़ से खत्म करेगी। दीज रेमेडीज आर वर्क लाइक ए एलोपैथिक मेडिसिन, इमीडिएट काम करेगी। इसके पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट उस साल के लिए काम करेंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव होल लाइफ काम करेंगे। मगर जो प्लैनेट यहाँ अच्छे या खराब हैं उनकी रेमेडीज कुछ जो पहनना करना है ये रखना है वो तो इसके अकॉर्डिंग कर ही देंगे, वो धीरे धीरे काम करती रहेंगी मगर रेमेडीज हमेशा वर्षफल के अकॉर्डिंग चलेगी। जब इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे तो आप लाइफ में ठीक कर पाएंगे। वरना मैंने हजारों लोग देखे हैं ये बात कहते हुए और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर देखे कि रेमेडीज काम करती ही नहीं है, और मेरा भी मानना यही था कभी कि रेमेडीज काम करती नहीं है, रेमेडीज कुछ नहीं होती, सब बेकार की बातें हैं। मैं खुद भी नहीं करता था मगर अब मेरा बहुत विश्वास है और इसी वजह से आपको भी कहता हूँ कि चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। दिस रेमेडीज आर वेरी इजी टू डू। अब क्या क्या करना है ये समझ लीजिए। नंबर 1, इनको ऐसे जातक को नॉर्मली नीले रंग के वस्त्र कपड़े बहुत पसंद होते हैं जो कि लाइफ से हटा देने चाहिए। इनको अपने बेडरूम में ब्लू कलर, ग्रीन कलर और के कपड़े, पेंट वगैरह अवॉइड करना चाहिए। रेड, मैरून, पिंक ये इस्तेमाल करना चाहिए। लाल कपड़े में 2 मुट्ठी सौंफ डालकर अपने तकिए वकिए के नीचे रख के सोना चाहिए। रात के समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा, इनको कभी किसी को कॉस्मेटिक, फ्लावर, डियो, परफ्यूम, कपड़े गिफ्ट नहीं करने चाहिए। पेन, पेंसिल, स्टेशनरी का सामान गिफ्ट नहीं करना चाहिए। माथे पर डेली केसर का तिलक लगाएं माथे और एक अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में गोल्ड की रिंग परमानेंट डाल के रखें। डेली पीपल पर जल चढ़ाएं। साथ ही सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच अपनी जेब या पॉकेट में रखें। नंगे पैर नहाने मत जाएं, स्लीपर पहन के ही नहाने जाएं। तो ये कार्य, ये लॉन्ग लाइफ फॉलो करें। बात करते हैं वर्ष फल के अकॉर्डिंग क्या करना है। नंबर 1, 3 सीख वाली झाड़ू लें। 3 सीख वाली झाड़ू 2 तरह की होती है, एक नाली साफ करने की, एक फ्लोर साफ कर। सीख वाली झाड़ू लेनी है, उसकी पीछे की जो रस्सी होती है उसको हमने हटा देना है, काट के निकाल देना है, प्लास्टिक से बंधी होती है। उसको आपने सुतली से बांधना है। सुतली से बांधने के बाद उन 3 झाड़ुओं को अलग अलग बांधना है और उन तीनों को बुधवार को जल प्रवाह कर दें। नंबर 1 एक ही बार कर लीजिएगा। सेकंड, 11 पीले नींबू बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में डोनेट कर दीजिएगा, 1 टाइम कर दीजिएगा, इट इज एनफ। तीसरा, 8 पैकेट दूध के 1 लीटर वाले मंदिर में दे दीजिएगा। सोमवार के दिन डे टाइम में एक बार तो दे दीजिएगा। एक से अधिक बार देना चाहें तो दे सकते हैं मगर एटलीस्ट एक बार दे देंगे तो भी काम हो जाएगा। तीसरा, एक खाली घड़ा ये जल प्रवाह कर देना है। कोरा घड़ा जल प्रवाह करना है बुधवार के दिन। और दूसरा, हर शुक्रवार दही और कपूर 20-30 रुपए का दही लें, 10-20 रुपए कपूर लें, ये मंदिर में डोनेट करते रहे बिफोर सनसेट। तो ये रेमेडीज आप इनसे कराइए और ये रेमेडीज करने से निश्चित तौर पर ठीक रहेगा। कुल मिला के देखा जाए तो रिलेशनशिप चैलेंजेस मेरी लाइफ में समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसको शादी के टाइम पे कुछ रेमेडीज कर लीजिएगा। लड़का लड़की की कुंडली मिला के शादी कीजिएगा, गुण मिलान के आधार पर मत कीजिएगा। और वर्ष फल के अकॉर्डिंग जब रेमेडीज करते रहेंगे तो ये जितनी प्रॉब्लम थी ये ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपने डिटेल्स शेयर कीजिएगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डालिएगा। किसी टॉपिक पे आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं तो उसमें मेंशन कीजिएगा, उसको आने वाले समय में जल्दी कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।